नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपने पराए। परख से परे है यह शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूँ जो समझे कदर मेरी। रजनी जी के घर में रोज रोज कलेश होता रहता था, जिसके कारण उनका हृदय छलनी हो गया था। रात दिन रहने वाली इस कलेश के कारण रजनी जी बहुत परेशान हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। अपने पति की तस्वीर से बातें करते हुए है कि आप तो मुझे छोड़कर चले गए हो, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ ना दिया, जिसके लिए मैंने कभी अपना खून पसीना एक कर दिया था। आपको पता है, आपके बच्चों की रोज रोज के झगड़े के कारण मैंने एक फैसला ले लिया है। इतना कहकर वह अपने कमरे में जाकर एक बैग निकालने लगी। उस बैग में उन्होंने कुछ जोड़े कपड़े रखे और अपने पति की तस्वीर को उठाकर अपने बैग में रख लिया और मन ही मन सोचने लगी कि कितने अरमानों के साथ हमने अपने लाडले बेटे को और अपनी बेटी को कितने अरमानों से पाला था, लेकिन आज वह दोनों क्या से क्या निकल गए हैं। इतना कहते कहते रजनी जी फूट फूट कर रोने लगी और थोड़ी देर सोचने के बाद अपने आप से बातें करने लगी कि यह वक्त कमजोर पड़ने का बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आंसू बहाने का समय है। अपने आंसुओं को पोंछते हुए रजनी जी अपने बैग को पैक करने लगी और उन्होंने अपनी एक सहेली को फ़ोन किया जो वृद्ध आश्रम में ही रहा करती थी और भरे गले से उसे बताया कि अब वह भी इसी वृद्ध आश्रम में उसके पास आना चाहती है। इतनी बात सुनते ही उसकी सहेली दंग रह गई, लेकिन उसके पास कुछ पूछने के लिए और था भी नहीं, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा और रजनी जी ने भी बस इतना ही कहा कि मैं रोज रोज के इस झगड़े से परेशान हो चुकी हूँ, अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी और तुम्हारे पास ही वृद्ध आश्रम में रहूँगी। इतना कहकर रजनी जी ने फ़ोन रख दिया। दरअसल 1 साल पहले की बात है। रजनी जी का बेटा और बहू विदेश यात्रा करने के लिए जा रहे थे। इसी कारण से रजनी जी को उनकी बेटी के घर पर छोड़ दिया गया था। 3 महीने पहले ही उनके बेटा बहू घूम कर वापस आ चुके थे, लेकिन फिर भी वह अपनी मां को अपनी बहन के घर से लेने नहीं आए और ना ही उन्होंने बताया कि हम घर आ गए हैं। और उधर उसकी बहन अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी। 4 महीने के बाद बहन ने अपने भाई को फ़ोन लगाया कि भाई, आप माँ को लेने के लिए कब आ रहे हो। बहन की बात सुनकर उसकी भाभी ने जवाब दिया, क्यों दीदी, अभी तो 4 महीने ही हुए हैं, क्या तुम अभी से परेशान हो गई हो? क्या तुम माँ को अपने पास नहीं रख सकती हो? क्या तुम्हें अपनी माँ 3-4 महीने में ही बोझ लगने लगी है? बेटी ने जवाब दिया, नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं भी नौकरी करती हूँ और माँ को अकेले घर पर रहना पड़ता है। मैं माँ को समय नहीं दे पाती हूँ और वह पूरा दिन अकेली बैठी रहती है। अकेले बैठे बैठे उनका घर में मन नहीं लगता, वहाँ तो कम से कम वह अपने पोते के साथ ही खेल लेती हैं। इस पर भाभी ने कहा, तो दीदी, आप भी एक नन्ही मुन्नी सी गुड़िया ले आइए ना, जिससे उसकी नानी का भी दिल बहल जाएगा और अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। अपनी भाभी का जवाब सुनकर रजनी जी की बेटी समझ गई थी कि वह माँ को वापस बुलाना नहीं चाहते हैं और माँ को ना बुलाने का बहाना बना रहे हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 2-3 दिन, महीने और गुजर रहे थे। एक दिन छुट्टी का दिन था। सुबह सुबह ही सौरभ के घर के दरवाजे की घंटी बजी। जब सौरभ ने दरवाज़ा खोला तो सामने सौरभ की बहन और जीजा जी खड़े हुए थे। सौरभ उन दोनों को देखते ही हैरान रह गया था, क्योंकि वह दोनों बिना बताए ही वहां पर आ गए थे। सौरभ अपनी बहन को कहने लगा, अरे गुड्डी, तू अचानक से कैसे आ गई हो
और तुमने अपने आने के बारे में बताया भी नहीं है। उन सब की बातें अभी चल ही रही थी कि इतने में सौरभ की पत्नी सुरभि भी आ जाती है और वह गुस्से में तिल मिलाती हुई कहती है, समाज यूं ही कहता है कि बेटा और बेटी का बराबर का अधिकार होता है, बेटियों को भी घर में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन जब माता पिता की देखभाल की बात आती है तो उनका यह अधिकार कहाँ चला जाता है और उनके माता पिता के बुढ़ापे में सेवा करने की बारी आती है तब वह सारा भार अपने भाई भाभी के कंधों पर ही डाल देती है। जब एक बेटी हर चीज में अपनी बराबर की हकदार होती है तो फिर वह अपने माता पिता की सेवा में बराबर की साझीदार क्यों नहीं बनती। बस 4 महीने में ही उसकी सारी हेगड़ी निकल गई है। अरे भाभी, आप कैसी बातें करती हो? माता पिता भाई के घर में ही शोभा देते हैं, ना कि बेटियों के घर में। इसी तरह तर्क वितर्क चलने के बाद थोड़ी देर बाद बातों ही बातों ने कब झगड़े का रूप ले लिया पता ही नहीं चला और सभी आपस में एक दूसरे को सुनाने में लग गए थे। लेकिन रजनी जी चुपचाप खड़ी हुई यह नज़ारा देख रही थी और चुपचाप वहां से जाकर अपने कमरे में बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि एक अकेली बुढ़िया माँ और वह भी विधवा औरत आज अपने बेटे और बेटी के ऊपर कितना बोझ बन गई है। मेरे बेटा और बेटी मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहते हैं और मुझे अपने साथ रखने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। जब काफ़ी देर तक उन दोनों के बीच झगड़ा चलता रहा तो सुरभि चिल्लाते हुए कहने लगी, यह सब आप दोनों की माँ के कारण ही हो रहा है। इस झगड़े का कारण सिर्फ तुम्हारी माँ है और माँ जी को यह चाहिए था कि बिना किसी को कुछ बताए वह वृद्ध आश्रम चली जाती। इनके जैसे पता नहीं कितने बुजुर्ग वहाँ रहते हैं, वहाँ इनका मन भी लगा रहेगा और हमारे घर का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। इतना कहकर सुरभि अपने कमरे में चली गई और बेटी और दामाद भी कमरे में जाकर बैठ गए। उधर रजनी जी अपने कमरे में बैठी बहू की बातों को सुनकर अपना फैसला ले चुकी थी। जिस समय वह अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगी तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा, बहू और उनकी बेटी और दामाद सभी अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं। लेकिन उनमें से किसी ने भी एक बार भी यह पूछना जरूरी नहीं समझा कि आप यह बैग लेकर कहाँ जा रही हैं और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज की अपमान भरी जिंदगी से परेशान होकर रजनी जी वृद्धाश्रम पहुंच गई थी। थोड़े समय में ही उनके वृद्धाश्रम में काफ़ी सारे दोस्त बन गए थे। उन सभी के साथ वह अपना हाल चाल बांट लेती थी और सुबह शाम सैर वगैरह भी करती थी। धीरे धीरे रजनी जी को वृद्धाश्रम में ही अच्छा लगने लगा था। उन्हें वहाँ घर से भी ज़्यादा सुकून मिल रहा था। सभी लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाया करते थे। एक दिन रजनी जी आंगन में टहल रही थी, तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। रजनी जी भी उस गाड़ी की तरफ बड़ी उत्सुकता से देखने लगी और सोचने लगी कि शायद आज फिर कोई अभागा माँ बाप वृद्ध आश्रम में आया होगा। पता नहीं कौन होगा, पता नहीं उसने अपने बच्चों को कितने जतन से पाला होगा और पढ़ाया लिखाया होगा। आज फिर कोई ऐसा अपनी आंखों में आंसू लिए इस वृद्ध आश्रम में प्रवेश करेगा। तभी उस गाड़ी से एक नौजवान लड़का और एक लड़की उतरे। उस लड़के ने उस औरत को गाड़ी से हाथ पकड़कर बाहर निकाला, जो शायद उसकी माँ थी। उस औरत की उम्र लगभग 75 वर्ष की रही होगी। उन्होंने अपने सर पर पल्लू रखा हुआ था, जिसके कारण मैं उनका चेहरा तो ठीक से देख नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में गाड़ी से एक और महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमा दिया और उसके बाद उन्हें कुछ कहने लगी। वह बूढ़ी औरत उनकी सभी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। वह उस औरत को वहीं छोड़कर दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए। वह महिला वृद्ध आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और थोड़ी देर सोचने के बाद आंसू से भरा चेहरा लिए वृद्ध आश्रम की ओर बढ़ने लगी और चलते चलते वह आश्रम में पहुंच गई। रजनी जी की तरफ देखते ही अपने चेहरे को अपने पल्लू से छुपाने लगी और फिर भी ना कुछ कहे अंदर की तरफ चली गई। तभी रजनी जी के साथ खड़ी हुई एक बुजुर्ग महिला ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई है। आज फिर किसी ने एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया है।
रजनी जी बार बार उसके चेहरे की ओर देख रही थी और वह सोच रही थी कि शायद वह उस महिला को जानती है। वह उन्हें कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह महिला कौन है। जब भी वह महिला रजनी जी को देखती थी, वह अपने चेहरे को पल्लू से छुपा लेती थी। वह हमेशा अपना आधा चेहरा छुपा कर रखती थी। किसी को समझ नहीं आता था कि वह ऐसा क्यों करती हैं। लेकिन एक दिन जब वह महिला पौधों में पानी डाल रही थी, पानी डालते हुए उसके सर से पल्लू सरक गया। रजनी जी को उनका चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। रजनी जी के पैरों तले से तो जमीन खिसक गई थी। जाने कितने सवालों ने उनके मन को झकझोर कर रख दिया था। तभी एक सहेली उनके पास आई और बोली, चलो खाना खाने का समय हो गया है। तुम कहाँ घूम रही हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की टेबल पर मौजूद हैं, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें बुलाने के लिए आ गई हूँ। तुम भी जल्दी से चलो। अरे कुछ नहीं, मैं थोड़ा टहलने के लिए आ गई थी, बस तुम चलो, मैं आ रही हूँ। खाने की टेबल पर बैठने के बाद रजनी जी की नज़रें बार बार उस महिला को ढूंढ रही थी। वे उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई जो उनको वृद्ध आश्रम आना पड़ा। उनका तो इतना बड़ा भरा पूरा परिवार है और हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटा बहू के साथ बहुत खुश हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि जो उन्हें वृद्ध आश्रम आना पड़ा। तभी रजनी जी वहाँ एक महिला से पूछती है कि जो महिला 2-3 दिन पहले वृद्ध आश्रम में आई थी, वह आज खाना खाने क्यों नहीं आई है। तो उन्होंने बताया कि वह माताजी तो बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से भी मना कर दिया है। और आखिर परेशान भी क्यों ना हो, उनके बेटा और बहू ने उनके साथ इतना गलत जो किया है, ऐसा व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसा उनके बेटे और बहू ने उनके साथ किया है। बार बार वह महिला जो तो अपने घर को याद करके रोई जा रही है, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने के लिए कह दिया था। यह सब सुनकर रजनी जी का मन और भी परेशान हो गया था और वह जानना चाहती थी कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। इसलिए यह सब सोचते हुए वह उस महिला के पास गई। रजनी जी को अपने पास खड़ा देखकर वह महिला कुछ परेशान सी हो गई थी। रजनी जी ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं है? लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुँच गई हैं? उस महिला ने कुछ नहीं कहा और उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहती जा रही थी। रजनी जी के बार बार पूछने पर उनसे रहा नहीं गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि अरे इस दुनिया से जाकर पूछो, बूढ़े माता पिता को बच्चे बुढ़ापे में बेकार सामान की तरह क्यों उठाकर फेंक देते हैं? क्या उनका अपने घर में रहने का मन नहीं करता? क्या उनका अपने बच्चों के साथ रहने का मन नहीं करता? क्या बुजुर्गों का कोई मान सम्मान नहीं है? उनका ऐसा व्यवहार। रजनी जी हैरान हो रही थी, उनकी बातों में कितना दर्द छुपा हुआ था। रजनी जी उस महिला को शांत करते हुए कहने लगी, आप परेशान मत होइए, अब आप हमारे साथ हैं, हम सब भी आपका परिवार हैं, हम आपको कोई कमी नहीं होने देंगे, हम आपका इतना ख्याल रखेंगे कि आपको अपने घर की याद भी नहीं आएगी। इसलिए अब उठिए और हमारे साथ उधर जाकर बैठिए, हम आपके यहाँ अकेले ऐसे उदास नहीं बैठने देंगे। अब आप हमारे परिवार की सदस्य हैं, हम सभी लोग यहाँ एक परिवार की तरह ही रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीते हैं। इसलिए अपने पुराने दिनों को भूल जाइए और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। रजनी जी इतना समझकर उस महिला को आंगन में टहलने के लिए ले गई। अपने इन विचारों में खोई हुई वह महिला जब टहल रही थी तो अचानक से उनका पैर वहां पर रखी हुई एक कुर्सी से टकरा गया, जिसके कारण वह गिरते गिरते बची थी। लेकिन उन्हें एक सहकर्मी ने संभाल लिया और कहने लगा, अम्मा जी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है? दिखाइए तो जरा, मैं आपकी पट्टी कर देता हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो।
इस बात से अम्मा को अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। एक बार अम्मा अपने आंगन में ठोकर खाकर गिर पड़ी थी और उनके पैर में भी बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, जिसके कारण उन्हें उठने बैठने में भी काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन उनको इस तरह से गिरते देखकर उनका बेटा उन पर चिल्ला पड़ा, अरे माँ, कैसे चलती हो? थोड़ा देखकर नहीं चल सकती क्या? पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, जब देखो कोई ना कोई चोट लगवा कर बैठ जाती हो, कोई काम धंधा ठीक से नहीं करती हो। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? हमारा काम क्यों बढ़ा रही हो? अगर तुमसे कोई काम नहीं होता है तो घर के किसी कोने में पड़ी रहा करो। मेरे बेटे से तो इतना भी ना बन पाया था कि अपनी माँ की मरहम पट्टी ही करवा दूं। ऊपर से मेरा चश्मा भी गिरने के कारण टूट गया था, जिसके कारण मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। लेकिन मजाल कि मेरे बेटे ने मेरा चश्मा सही करवाना तो बहुत दूर की बात थी, मेरा हाल चाल जानना भी जरूरी नहीं समझता था। बेटा इतना कह कर पाया कि बहू भी जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्या माँ जी, आप देखकर नहीं चल सकती हो क्या? आजकल तो आपकी सारी हरकतें बच्चों से भी ज़्यादा गई गुजरी हो गई हैं। आखिर आपका ध्यान कहाँ रहता है? अपनी इन सभी पुरानी बातों को वह बुजुर्ग महिला याद कर रही थी और बीते दिनों की सभी यादें एक एक करके उनके मन में घूम रही थी, जो उन्हें चैन से जीने नहीं देती थी। तभी उन्हें एक सामने से अपनी सहेली रजनी जी आती दिखाई दी। अपनी सहेली के चेहरे पर मुस्कान देखकर वह बुजुर्ग महिला कहने लगी, क्या बात है रजनी जी, आज तो आप बहुत ही खुश नजर आ रही हैं, क्या कोई खुशी की बात है? तभी उनकी सहेली ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और वह मुझे मिलने के लिए आ रहा है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। अपनी सहेली की बात सुनकर वह बुजुर्ग महिला कुछ परेशान सी हो गई थी और कहने लगी, जिस बेटे ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है और तुम्हें वृद्ध आश्रम में रहने के लिए मजबूर कर दिया है, आज तुम उस बेटे का जन्मदिन होने के कारण इतनी खुश हो रही हो। तो रजनी जी ने कहा, हाँ, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, मुझे और क्या चाहिए। मैं बुजुर्ग महिला नाराज होकर उनकी बातें सुने बिना ही अपने कमरे में जाकर बैठ गई और मन में सोचने लगी कि यह किस्सा केवल मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, यह तो इस दुनिया में रहने वाले जाने कितने बुजुर्ग माता पिता की कहानी है। इसलिए यहाँ आकर सभी अपनी कड़वी यादों को भुलाकर अपने हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं और खुशी खुशी जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों और पोता पोती को और बेटा बहू को याद कर कर के रोते रहते हैं, बार बार अपने घर परिवार को याद करते रहते हैं। उस घर के प्रति हमारा लगाव भी है, लेकिन ऐसे घर के लगाव करने से फ़ायदा ही क्या है, जहां बेटे बहू द्वारा किए गए जख्मों की भरमार हो और जहां बेटे बहू के दिल में मेरे प्रति प्यार ही ना हो। ऐसे बच्चों के लिए आंसू बहाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करना? इतना सोचते सोचते उनकी आंखें आंसुओं के सैलाब से डूब गई। तभी रजनी जी के पास वृद्धाश्रम का संचालक आया और उनको आवाज़ लगाने लगा। वह बुजुर्ग महिला अपने आंसुओं को छुपाती हुई बोली, कहिए क्या बात है? माँ जी, आपका बेटा बहू आपसे और आपका पोता पोती मिलने के लिए आए हैं। यह बात सुनकर वह बुजुर्ग महिला काफ़ी हैरान हुई, साथ ही सभी उनके चेहरे पर नफरत के भाव थे और सोचने लगी कि आखिर आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। इस समय उनकी पोती दौड़ती हुई आई और अपनी दादी से चिपक गई। अपनी दादी को मिलकर वह बहुत खुश हो रही थी। अपनी पोती को ऐसे देखकर वह बुजुर्ग महिला बहुत खुश हुई और उसे देखते ही उसका दिल पिघल गया। जैसे ही वह अपने बेटा बहू से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी पोती के कारण मिलने चली गई। रजनी जी गुस्से से अपने बेटे को देख रही थी और देखते देखते बोली, क्या लेने आए हो यहाँ पर? यह देखने आए हो कि माँ जिंदा है कि मर गई, या फिर कुछ और बुरा कहने को रह गया था जो वह सुनाने आए हो? तो सुना दो और यहाँ से जाओ जल्दी, और दोबारा यहाँ आने की भी कोशिश मत करना।
अब मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरी ज़िंदगी बड़े ही आराम से कट रही है। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। माँ, दरअसल आज आपकी पोती का जन्मदिन है और हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया है और हमारी बेटी चाहती है कि आप भी उस पार्टी में शामिल हों, इसलिए हम आपको लेने के लिए आए हैं। उस बुजुर्ग महिला यानी रजनी जी ने कहा, मैं वह घर पहले ही छोड़ चुकी हूँ, अब दोबारा उस घर में जाना नहीं चाहती। नहीं, नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, आपको तो आना ही पड़ेगा। पार्टी आपके सभी रिश्तेदार भी आ रहे हैं, मैंने उन्हें सबको बुलाया है। अगर सब लोग आपके वहाँ नहीं मिलेंगे और आपको नहीं देखेंगे तो कई तरह के सवाल पूछेंगे, फिर मैं उन सब को क्या जवाब दूंगा, कैसे लोगों की नज़रों का सामना करूंगा। इसलिए हम आपको बुलाने के लिए आए हैं। तुम कुछ भी कहो, मैं कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, आज ज़रूरत पड़ी तो बुलाने के लिए वृद्ध आश्रम भी चले आए हो, लेकिन कभी मेरा हालचाल पूछने तक नहीं आए और इतना तक नहीं पूछा कि वृद्धाश्रम क्यों चली गई हो, और पूछते भी कैसे। तुम सबकी तो इच्छा ही यही थी और आज देखो ज़रूरत पड़ी तो घर ले जाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। लेकिन मैं तुम लोगों को बोल दिया है कि मैं यहाँ से कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर रजनी जी अपने कमरे की ओर जाने लगी तो बेटा बहू ने एक दूसरे की तरफ देखकर इशारा करते हुए इशारों ही इशारों में बातें की और कहने लगे कि अम्मा ऐसे नहीं जाने वाली है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी हम इनको घर ले जा सकते हैं, उन लोगों के तानों से भी बच सकते हैं। दोनों के दोनों रोनी सी सूरत बनाकर अपनी माँ के पैरों में गिर गए और उनकी पोती के जन्मदिन की दुहाई देकर उनको मनाने की कोशिश करने लगे। तभी उनकी पोती भी अपनी दादी माँ का हाथ पकड़कर कहने लगी, दादी माँ चलो भी, मुझे अपने जन्मदिन का केक आपके ही हाथों से कटवाना है। जब उनकी पोती ने कहा तो रजनी जी रुक नहीं पाई और चलने के लिए हामी भर दी, लेकिन रजनी जी ने कहा कि मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम मुझे वृद्ध आश्रम वापस छोड़ने आओगे तो तुम दोनों मेरे साथ आओगे, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बेटा बहू ने कहा, ठीक है माँ, जैसा आप कहें। पार्टी बहुत अच्छे से हो गई थी। रजनी जी भी सभी रिश्तेदारों से हंसते खिलखिलाते हुए मिली और किसी को कुछ भी महसूस नहीं होने दिया। सभी ने पार्टी का भरपूर आनंद लिया। रजनी जी मन ही मन सोच रही थी कि कल जो मैं अपने बेटा बहू को सरप्राइज देने वाली हूँ, इसकी तो उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। रात होने पर रजनी जी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और अपने कमरे में जाकर अपने पति की यादों में खो गई। अरे बेवजह ही आप इतनी साड़ियाँ खरीद कर ले आते हो, ना कोई तीज है ना त्योहार है, आखिर मैं इतनी साड़ियों का क्या करूँगी। अरे साड़ी खरीदने के लिए किसी तीज त्योहार की ज़रूरत थोड़ी होती है, जब मन हो तभी खरीद लेनी चाहिए। उनके पति के रहते उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी और एक बेटा है जो सिर्फ पत्नी की आवभगत में ही लगा रहता है। माँ के पास क्या है क्या नहीं, उसे इस बात का ख्याल तक नहीं रहता और ऊपर से बहू घर के सारे काम भी अपनी सास से ही करवाती थी। सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई तक सभी काम अपनी सासू माँ को ही बोलती रहती थी और जरा भी इज्जत नहीं देती थी। ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा और ऐसे घर का जहाँ मान सम्मान ही ना हो। काम करने में तो कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन अगर काम के साथ साथ घर में बड़ों का मान सम्मान भी हो तो हंसते हंसते समय कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। यह सोचते सोचते उनकी आंखों में नमी आ गई थी और कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। जब उठी तो सुबह हो चुकी थी और देखा कि बेटा बहू दोनों तैयार खड़े हैं और कहने लगे, माँ आप भी तैयार हो जाइए, आपको भी वृद्ध आश्रम छोड़ कर चले आएंगे। बहू शायद यह सोच रही थी कि कहीं माँ
यहीं रुकने का मन ना बना ले, इसलिए जितना जल्दी हो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ना ही अच्छा होगा। रजनी जी अपने बेटा बहू को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वे उनकी मनसा भली भांति समझती थी, इसलिए जल्दी जल्दी से उठकर तैयार हो गई। जैसे ही वृद्ध आश्रम जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगी, उनकी बहू के चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि के भाव नजर आ रहे थे। रजनी जी सोच रही थी कि चलो बेटा, आज तो मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज दे ही देती हूँ, उनके बाद तुम वृद्ध आश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। गाड़ी में बैठने से पहले रजनी जी अपने घर को निहारने लगती है और अपने मन को तसल्ली देती हुई वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ती है और सोचती रहती है कि मेरे बेटा बहू को मुझे घर से निकालने की कितनी जल्दी है। इससे अच्छा तो हमारा वृद्ध आश्रम ही है, जहाँ मैं कम से कम अपने हिसाब से रहती हूँ, अपनी मनपसंद काम करती हूँ, जो मन करता है वह खाती हूँ। थोड़ी देर बाद सभी वृद्धाश्रम पहुँच गए थे। वृद्धाश्रम के बाहर गाड़ी से उतरकर सभी खड़े हो गए और रजनी जी को वहाँ उतार कर जाने लगे। रजनी जी ने अपने बेटा बहू को आवाज़ लगाई, तभी दोनों जाते जाते रुक गए। रजनी जी ने कहा, रुको बेटा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ जो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। उन्होंने कहा, कौन है माँ? चलो ठीक है, मिलवाइए। दोनों बेटा बहू अपनी माँ के साथ वृद्धाश्रम के अंदर चले गए। रजनी जी वहाँ एक सहकर्मी को कहती है कि आप उन बुजुर्ग महिला को ले आइए जो 6 दिन पहले ही यहाँ पर आई हैं और उनको किसी से मिलवाना चाहती हैं। जैसे ही वह बुजुर्ग महिला बाहर आई तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उनके बेटा बहू उन्हें देखते ही रह गए। उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी और उनकी बहू दौड़कर उस बुजुर्ग महिला के गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? काफ़ी देर पूछते पूछते हो गई तो कांता जी बोली, तुम्हारे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है और मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। लेकिन माँ, भाई से तो मेरी बात हुई थी और भाभी ने भी मुझे कहा था कि माँ बहुत अच्छे से है। उन्होंने तो मुझे एक बार भी नहीं बताया कि माँ उनके पास नहीं रहती है। सुनो, मुझे कितना झूठ बोल रही थी। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके साथ ऐसा व्यवहार करने की? मैंने कितनी बार उनको कहा कि मेरी माँ से बात करवा दो, लेकिन वह कोई ना कोई बहाना बना देती थी। अपनी बेटी की बात सुनकर कांता जी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे हैं। वे मुझे कई दिनों पहले वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ, तुमने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इतना सब करने की? इतना कहकर सुरभि अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। कांता जी बोली, बेटी, जिस दिन मैं वृद्ध आश्रम में आई थी, मैं यहाँ आते ही तुम्हारी सास को देखा, तो फिर मैं तुम्हें कैसे बताती कि तुम्हारे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है? आखिर मेरे बेटा बहू और मेरी बेटी में फर्क ही क्या रह गया है? दोनों ही बराबर के पाप के भागीदार हो। दोनों ने ही अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया है। तुमने भी तो इतनी ओछी हरकत की है, फिर कैसे मैं तुम्हें कुछ बताती जिसे खुद इतनी समझ नहीं है कि उसे अपनी सास के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, तो वह अपनी माँ का क्या ख्याल रखेगी। बस यही सोचकर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताया था। मेरे पास किसी को कुछ बताने लायक रह ही नहीं गया था। अगर मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला तो मेरी बेटी ने भी अपनी सास को घर से निकाला है। मैं तो तेरी सास से नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। अपनी माँ की बातें सुनकर सुरभि का सर शर्म से झुक गया था और कहने लगी कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था कि मेरे सास ससुर भी मेरे माता पिता के ही समान हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बार बार माफ़ी मांग रही हूँ। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। बेटी, अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपनी सास से माफ़ी मांगो। तेरी वजह से मैं उनके सामने कितना शर्मिंदा हुई हूँ, यह मैं ही जानती हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसी निकलेगी। क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो तुमने अपनी देवी समान सास के साथ ऐसा व्यवहार किया? सुरभि अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगी।
माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए और हमारे साथ घर चलिए। हमें आपकी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। हम आपके साथ अब कुछ भी गलत नहीं करेंगे। लेकिन रजनी जी ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं बेटा, अब हम अपने बेटा बहू या बेटी किसी के भी पास नहीं रहेंगे। हम वृद्ध आश्रम में रहकर ही बहुत खुश हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु रजनी जी और कांता जी बिल्कुल भी नहीं मानी और दोनों ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि जिस घर से एक बार अपमानित होकर निकल गए हैं उस घर में दोबारा नहीं जा सकते, वरना हमारा स्वाभिमान ही मर जाएगा। इसलिए अब यही हमारा घर है, यही हमारा परिवार है। एक बार तो हम धोखा खा चुके हैं, अब हमारे बूढ़े शरीर में धोखा खाने की और हिम्मत नहीं बची है। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। इतना कहकर दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। उनके दोनों बेटा बहू मायूस मन से अपने घर को लौट गए। घर जाकर जब वह उनके कमरे में गए तो उनके बिस्तर पर एक लेटर पड़ा हुआ था, जिस पर लिखा था, मौत से पहले मौत का मंजर क्या किसी ने कभी देखा है? हाँ मैंने देखा है, हाँ मैंने देखा है। यह लाइन रजनी जी ने शायद लिखी थी। इन लाइनों को पढ़कर रजनी जी का बेटा फूट फूट कर रोने लगा। उस लेटर में उन्होंने अपने मन की कड़वी यादों को लिखा था, जिनको पढ़ना इतना आसान नहीं था। वे सभी लाइन दिल को कचोट रही थी और दिल में एक तीर की तरह चुभ रही थी। उधर सुरभि भी अपनी माँ की हालत को देखकर सदमे से उभर नहीं पा रही थी। लेकिन आज दोनों के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। जिस औलाद का अस्तित्व ही माता पिता की वजह से होता है, उस माँ बाप को इतना परेशान करना क्या ठीक होता है? इस दुनिया में माता पिता ही तो एक ऐसी हस्ती होती है जिनकी वजह से हम बिना किसी डर के आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हमारे कदम डगमगाएंगे तो हमें सहारा देने के लिए हमारे माता पिता खड़े हैं। लेकिन अगर उनके अंतिम समय में हम उनका सहारा नहीं बने तो और उनके लड़खड़ाते कदमों को सहारा ना दें तो यह हमारे लिए बड़ी ही शर्म की बात है। माता पिता तो वह हस्ती है जो भगवान से भी पहले स्थान रखती है। इसलिए हमें अपने माता पिता का कभी अनादर नहीं करना चाहिए और उनका अपमान करने की बात तो हमारे मन में आनी भी नहीं चाहिए। माता पिता का स्थान भगवान से भी पहले आता है, क्योंकि किसी ने भगवान को नहीं देखा। सबसे पहले हम अपने माँ बाप को ही देखते हैं, वही दुनिया से हमारी पहचान कराते हैं। इसलिए उन्हें उनका हक उनके मान सम्मान के रूप में ज़रूर मिलना ही चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। अगर आप हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं।